नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल मोहित यादव एजुकेशन पर। इस चैनल पर मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग संबंधित विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं, जो कि आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग संबंधित होने वाले विभिन्न प्रकार के एग्जाम जैसे यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी आरवेनल, यूपी पीएससी, बार्क, इसरो या अन्य कई प्रकार के एग्जाम्स में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। अभी तक मैंने अनेक प्रकार के विषयों में क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, जैसे थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफ़र, थियरी ऑफ मशीन, डिज़ाइन ऑफ मशीन और अन्य सब्जेक्ट्स। तो यदि आप उन सभी के वीडियोस देखना चाहते हैं, उनका प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन के टॉपिक है मशीन टूल टेक्नोलॉजी। ये इसके लगभग कुछ पार्ट हो सके हैं, ये अगला पार्ट है उसी का। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, उसमें कहा है some high speed steels have cobalt added to them in amount ranging from 2% to 15% since this element improves the। इसके क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये कुछ हाई स्पीड स्टील होते हैं जिसमें लगभग 2% से लेकर 15% तक कोबाल्ट ऐड किया जाता है। इससे क्या होता है, मतलब सिंस द एलिमेंट इम्प्रूव द, कि ये एलिमेंट क्या इम्प्रूव करता है। तो देखिए, जो कोबाल्ट की विशेषता होती है, कोबाल्ट की क्या विशेषता होती है? कोबाल्ट की विशेषता होती है कि हाई टेम्परेचर पर भी सस्टेन करता है, मतलब हाई टेम्परेचर पर भी इसका हार्डनेस पर्याप्त बनी रहती है। तो जब हाई टेम्परेचर पर जो हार्डनेस बनी रहती है उसे कहा जाता है रेड हार्डनेस। रेड हार्डनेस का मतलब होता है अगर टूल हाई टेम्परेचर पर गर्म होकर के लाल भी हो जाए तब भी उसकी हार्डनेस बनी रहे, तो इस कंडीशन को कहा जाता है रेड हार्डनेस कहा जाता है। तो जब हम लोग मेटल में कोबाल्ट ऐड कर देते हैं तो उसमें यह प्रॉपर्टी आ जाती है। तो देखिए इसमें कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं देख लेते हैं। पहला इन्होंने दिया है कटिंग एफिशिएंसी स्पेशली एट हाई टेम्परेचर कटिंग एफिशिएंसी बढ़ाता है। दूसरा उन्होंने कहा है डेप्थ हार्डनिंग एबिलिटी ऑफ द HSS टूल, जो मतलब HSS टूल होते हैं मतलब हाई स्पीड स्टील टूल होते हैं, उसकी डेप्थ हार्डनिंग एबिलिटी मतलब जब हम लोग हाई डेप्थ ऑफ कट देते हैं तब भी वह वर्क कर ले, यह कंडीशन देता है। तीसरा ऑप्शन दिया है रेड हार्डनेस ऑफ द हाई स्पीड स्टील टूल, हाई स्पीड स्टील टूल को की रेड हार्डनेस बढ़ाता है। डी दिया है ग्रेन स्ट्रक्चर ऑफ द हाई स्पीड स्टील टूल, हाई स्पीड स्टील टूल की ग्रेन स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है। तो इसमें जो आंसर आपका है वो आंसर है आपका सी, मतलब रेड हार्डनेस ऑफ द हाई स्पीड स्टील टूल। तो कोबाल्ट क्या करता है, टूल के रेड हार्डनेस को बढ़ाता है। तो हाई स्पीड स्टील टूल के लिए कहा गया, तो हाई स्पीड स्टील टूल के लिए तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द कटिंग टूल मटेरियल रिक्वायर्ड टू सस्टेन हाई टेम्परेचर इज। इन्होंने कहा निम्नलिखित में से कौन सा कटिंग टूल मटेरियल है जो हाई टेम्परेचर पर भी सस्टेन करता है। देखिए आंसर दिए हुए हैं कि हाई कार्बन स्टील एलॉयज, बी दिया है कंपोजिट ऑफ लेड एंड स्टील, सी दिया है सरमेट्स एंड डी दिया है एलॉय ऑफ स्टील, जिंक एंड टंगस्टन। तो देखिए क्या है कि अब बहुत अधिक हाई टेम्परेचर पे देखिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमको कोई टूल मटेरियल यूज़ करना होता तो अलग अलग प्रकार के टूल मटेरियल उपलब्ध होते हैं, जैसे कार्बाइड टूल्स तो उसमें हम लोग सिलिकॉन कार्बाइड यूज़ कर सकते हैं, सीमेंटाइट यूज़ करते हैं कभी कभी, या फिर हम लोग डायमंड यूज़ कर लेते हैं। ठीक, ये सभी है। तो इसके हाई स्पीड स्टील टूल यूज़ होते हैं। ठीक, एक होता है जो टूल होता है, ये होता है सरमेट्स। ये कौन सा दिया हुआ है, सरमेट्स। तो ये काफ़ी हाई टेम्परेचर पर वर्क करने के लिए होते हैं। ये सरमेट्स होते हैं ये एक्चुअल में देखिए दो चीज़ों से मिलकर बने हैं। सरमेट जो है जो शॉर्ट फॉर्म लिखा होता है वो किसका होता है, मतलब सिरेमिक और साथ में मेटल। सिरेमिक क्या है, मेटल। ठीक, तो जो मेटल के होते हैं और सिरेमिक, इन दोनों को मिक्स करके जो टूल बनाया जाता है उसको सरमेट्स कहा जाता है। सर मतलब सिरेमिक और मेटल। ठीक, तो मोस्टली जो सरमेट्स होते हैं वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के, Al2O3। ठीक, तो ये मोस्टली एल्यूमिनियम ऑक्साइड के बने होते हैं। ठीक, साथ में इसमें कभी क्या क्या मिला दिया जाए, इसमें टाइटेनियम कार्बाइड मिला दिया जाता है। ठीक, टाइटेनियम नाइट्राइड मिलाया जाता है, नाइट्राइड, और कभी कभी टाइटेनियम कार्बोनाइट्राइड भी मिलाए जाते हैं। तो इस प्रकार जब हम लोग मिलाते हैं
तो ये टूल होता है उसकी हॉट हार्डनेस, जिसे हम लोग रेड हार्डनेस भी कहते हैं, हॉट हार्डनेस काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। साथ में इसका रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन भी काफ़ी अधिक हो जाता है, मतलब ये आसानी से ऑक्सीडाइज्ड नहीं होगा। ठीक, तो ये जो टूल होते हैं, जो सरमेट होते हैं, ये हाई स्पीड पे वर्क करने के लिए, और साथ में अगर हमको बहुत अधिक हाई डेप्थ ऑफ कट देना है तब भी काफ़ी अच्छे होते हैं। और अगर हम लोग हायर एक्यूरेसी चाहते हैं और बहुत अच्छा फिनिश चाहते हैं तो उसी कभी सभी कंडीशन में भी ये जो सरमेट्स टूल होते हैं काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर है सी, सरमेट्स। मतलब इस प्रकार के टूल मटेरियल जो हाई टेम्परेचर पे भी सस्टेन कर जाते हैं, वो कैसे होते हैं, वो उनको क्या कहते हैं, वो होते हैं सरमेट्स होते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, इन टर्निंग ऑफ ए सॉलिड राउंड बार, ठीक, इफ द ट्रैवल ऑफ द कटिंग टूल इन द डायरेक्शन ऑफ द फीड इज 1000 mm, rotational speed of the workpiece is 500 rpm and the rate of feed is 0.2 mm per revolution, then the machining time will be। इन्होंने कहा है कि एक टर्निंग ऑपरेशन में हम लोग सॉलिड राउंड बार है, इसको अगर हम लोग जो ट्रैवल की स्पीड है फीड के डायरेक्शन मतलब जैसे ये हमारा कटिंग, ये हमारा जॉब है और यहाँ पे हम लोग टूल लगाते हैं, तो फीड का डायरेक्शन क्या होता है, ये डायरेक्शन होता है। तो उन्होंने कहा फीड के डायरेक्शन में जो मोशन है वो कितना है, 1000 mm है। मतलब हमारा जो जिस लेंथ तक हमको जॉब पे वर्क करना है वो कितना है, 1000 mm, मतलब 1000 mm की लेंथ तक हमको जॉब पे वर्क करना है। जो रोटेशनल स्पीड वर्क पीस की है वो कितनी है, 500 rpm है, और रेट ऑफ फीड कितना है, 0.2 mm पर रिवॉल्यूशन। ठीक, तो इन्होंने पूछा मशीनिंग टाइम कितना होगा। देखिए मशीनिंग टाइम कितना निकालेंगे, देखिए अगर इन्होंने कहा है कि 500 rpm है और एक रिवॉल्यूशन में 0.2 mm चलता है, तो हम लोग ये मान सकते हैं कि एक मिनट में कितना चलेगी, एक मिनट में चली हुई लेंथ कितनी हो जाएगी, एक मिनट में चली हुई लेंथ हो जाएगी 500 × 0.2, तो कितना हो जाएगा, 500 × 0.2 कितना हो जाएगा, 250 mm। ठीक, इतना हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 mm। तो मतलब कि जो हम लोग की स्पीड है टूल की वो कितनी हो जाएगी, 100 mm पर मिनट, मतलब एक मिनट में 100 mm चलेगा। और हमको टोटल कितनी डिस्टेंस का वर्क करना है, 1000, तो 1000 में इसका डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 10 मिनट। तो मतलब इस टूल पर वर्क, मतलब इस जॉब पे वर्क करने के लिए हमको कितना समय लगेगा, इस जॉब पे वर्क करने के लिए हमको 10 मिनट्स का समय लगेगा। तो इस प्रकार से हम लोग ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। मतलब टोटल लेंथ यल और डिवाइडिंग, तो उसके साथ आरपीएम कितना दिया है, एन दिया है, और फीड रेट पर आरपीएम दिया हुआ है। तो इस फार्मूले का प्रयोग करके हमने टाइम निकाल लिया है। देखिए बिल्कुल यही सेम फार्मूला आपको ड्रिलिंग के लिए भी आया था, टर्निंग के लिए भी आया है। तो इन मोस्ट ऑफ जितनी अधिकतर जगहों पे जो क्वेश्चन होते हैं तो जो टाइम निकालने का फार्मूला यही होता है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हो गया 10 मिनट्स। तो इसका आंसर हम लोग 10 मिनट्स लगा देते हैं, तो आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है टिपिकल कूलेंट यूज्ड फॉर मशीनिंग ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की मशीनिंग के लिए क्या हम लोग किस प्रकार के कूलेंट का यूज़ करते हैं। तो दिया हुआ है केरोसिन ऑयल, दूसरा दिया है सोडा वाटर, तीसरा दिया है एयर, और चौथा दिया है पैराफिन ऑयल। तो देखिए जो एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम की जो हमको अगर मशीनिंग करनी है तो उसमें जो हम लोग मटेरियल यूज़ करते हैं एज अ कूलेंट या फिर एज अ कूलेंट, क्या मटेरियल जो यूज़ कर रहे हैं वो जो होते हैं वो होते हैं फैटी ऑयल यूज़ करते हैं। हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फैटी ऑयल यूज़ करते हैं, केरोसिन यूज़ करते हैं, ठीक, सोडा वाटर यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, सोडा वाटर। ठीक, तो हम लोग इन चीज़ों का यूज़ कर लेते हैं एल्यूमिनियम की अगर हम लोग को मशीनिंग करनी होती है। तो इस क्वेश्चन आधार पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का है तो केरोसिन ऑयल यूज़ कर सकते हैं, सोडा वाटर यूज़ कर सकते हैं, एयर और पैराफिन ऑयल का यूज़ नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 और 2, तो 1 और 2 किसमें है, सी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसके अलावा मैं बाकी चीज़ों कुछ पदार्थ हैं, कुछ मटेरियल हैं, उनका बता देता हूं। तो जो ग्रे कास्ट आयरन होता है, ग्रे कास्ट आयरन की मशीनिंग के लिए जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं वो होती हैं सॉल्युबल ऑयल्स, ठीक, और इसके अलावा थिनर नीट ऑयल भी यूज़ होता है, मतलब काफ़ी पतला और स्वच्छ ऑयल, ठीक, थिनर नीट ऑयल भी का यूज़ किया जाता है। अगर
हम लोग कॉपर की मशीनिंग कर रहे होते हैं, तो कॉपर या उससे संबंधित एलॉयस हैं, तब हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हम लोग तब वाटर बेस्ड फ्लूइड्स का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? वाटर बेस्ड फ्लूइड का यूज़ करते हैं। ठीक। और अगर हमको माइल्ड स्टील या लो कार्बन स्टील की मशीनिंग करनी है, तब हम लोग जो मटेरियल यूज़ करते हैं तब वो होता है मिल्की टाइप सॉल्युबल ऑयल। मिल्की टाइप सॉल्युबल ऑयल, इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये अलग अलग मटेरियल के लिए मैंने आपको बता दिया कब कौन सा हम लोग कब कौन सा कूलेंट यूज़ करेंगे। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर सी है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस टू द पर्पस एंड द इफेक्ट ऑफ द रेक एंगल ऑफ द कटिंग टूल। इन्होंने कहा है निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन दिए हैं, तो उसने कहा है कि कटिंग एंगल हम लोग रेक एंगल जो देते हैं कटिंग टूल में, निम्नलिखित में से किस पर्पस के लिए नहीं है। ठीक। तो नॉट फॉर विच इज़ नॉट करेक्ट, मतलब अगर हम लोग कटिंग टूल पे रेक एंगल देते तो उसमें निम्नलिखित तो किस कार्य को नहीं करता है या किस कौन सा उद्देश्य को कंप्लीट नहीं करता है। नंबर दिया टू गाइड द चिप फ्लो डायरेक्शन। तो देखिए पहला तो ये कथन रेक एंगल के लिए सही है। क्यों सही है? क्योंकि देखिए जो रेक फेस होता है, रेक एंगल होता है, और रेक एंगल इस प्रकार से होता है, तो यही मेन जो हम लोग का वर्क है और इस पर चिप फॉर्मेट होता है, ये चिप तो ये क्या है उसको डायरेक्शन देता है कि हम लोग उस चिप का फ्लो किस डायरेक्शन में होगा। और दूसरा कथन दिया है टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द टूल फ्लैंक्स एंड द मशीन सरफेस। तो देखिए जो रेक एंगल होता है उसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, उसकी सहायता से हम लोग आसानी से उसमें क्या करते हैं, इस प्रकार से फेस देते हैं। सॉरी, जो दूसरा क्वेश्चन दूसरा लाइन क्या दिया, दूसरा टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द टूल फ्लैंक्स एंड द मशीन सरफेस। तो जो कि टूल फ्लैंक्स और मशीन सरफेस के बीच में फ्रिक्शन को कम करने का काम किसका होता है। ठीक। तो इन दोनों का काम जो होता है वो काम होता है क्लियरेंस एंगल का। किसका होता है? क्लियरेंस एंगल या फिर रिलीफ एंगल का होता है। किसका होता है? रिलीफ एंगल। क्लियरेंस एंगल रिलीफ एंगल कब दिया जाता है? क्लियरेंस एंगल या रिलीफ एंगल दिया जाता है ताकि जो मशीन का टूल का फ्लैंक है वो टूल किसे साथ रब ना करे, या जो मशीन सरफेस है हम लोग ने जो हम लोग का जॉब है उसके साथ वो रब ना करे। तो इसके लिए क्लियरेंस एंगल दिया जाता है, रेक एंगल नहीं दिया जाता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। तीसरा दिया टू ऐड कीननेस और शार्पनेस टू द कटिंग एज को शार्पनेस देता है। तो देखिए सीधा सीधा ऐसे समझिए कि ये हमारा कटिंग टूल है, इसमें ये रेक एंगल होता है जो कि वर्टिकल बनता है। तो ये जितना ज़्यादा बढ़ेगा ये टूल उतना ही शार्प होता जाएगा। तो जहाँ रेक एंगल जितना कम होता जाएगा वो टूल उतना ही ब्लंट होता जाएगा। ठीक। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो रेक एंगल है वो कीननेस या शार्पनेस बढ़ाने का काम भी करता है। तो तीसरा भी सही है। ठीक। और चौथा दिया टू प्रोवाइड बेटर थर्मल एफिशिएंसी। देखिए जो रेक फेस होता है या टूल को इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है तो उसका जो रेक एंगल है वो इस प्रकार से हो कि जो टूल हो मिनिमम हीट को एब्जॉर्व करे और मैक्सिमम हीट को रिलीज कर दे ताकि उसकी थर्मल एफिशिएंसी बेस्ट हो जाए। तो ये कथन भी इसके रेक फेस के लिए सही है। तो उन्होंने पूछा था कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो बी कथन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस यूज टू मेजर द कटिंग फोर्सेस इन मशीनिंग इज। ठीक। मशीनिंग के समय कटिंग फोर्सेस को मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। तो देखिए 4 दिया हुआ है, टैकोमीटर, कंपैरेटर, डायनेमोमीटर एंड लैक्टोमीटर। तो देखिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है कटिंग फोर्सेस को मेजर करने के लिए वो होता है डायनेमोमीटर। कौन सा होता है? डायनेमोमीटर। ठीक। डायनेमोमीटर का यूज़ किया जाता है। बाकी चीज़ों का बारे में बता दें। टैकोमीटर किस लिए होता है? ये रोटेशनल स्पीड नापने के लिए होता है। टैकोमीटर क्या होता है? रोटेशनल स्पीड नापने के लिए होता है। जैसे अगर कोई शाफ्ट रोटेट कर रही है, कोई मोटर रोटेट कर रही है तो हम लोग टैकोमीटर की सहायता से उसका आरपीएम नापते हैं।
कंपैरेटर, कंपैरेटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? कंपैरेटर का प्रयोग किया जाता है कि हमारे पास जो भी हमने प्रोडक्ट डिज़ाइन किया है वो अपने लिमिट में है कि नहीं। जब हम लिमिट फिट एंड टॉलरेंस पढ़ रहे होते हैं तो जो भी प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, या तो अपनी मिनिमम लिमिट होती है, एक मैक्सिमम लिमिट होती है, तो उन दोनों लिमिट के बीच में है या नहीं, इसको नापने के लिए कंपैरेटर यूज़ किया जाता है। कंपैरेटर कई प्रकार के होते हैं, न्यूमेटिक कंपैरेटर होता है, हाइड्रोलिक कंपैरेटर होता है, ऑप्टिकल कंपैरेटर होते हैं, इसी प्रकार कई प्रकार के कंपैरेटर होते हैं। और लेक्टोमीटर, लेक्टोमीटर क्या होता है? लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता नापने के काम करता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर जाएगा सी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। इन 3-to-1 प्रिंसिपल ऑफ फिक्सचर डिजाइन 3 रिफर्स टू द नंबर ऑफ। इन्होंने कहा है कि जो 3-to-1 प्रिंसिपल होता है उसके हिसाब से 3 किस चीज़ को डिनोट करता है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले जान जाइए कि 3-to-1 पोजीशन क्या होती है। देखिए क्या होता है, अगर आप देखें तो कोई भी जो अगर पदार्थ कोई भी हमारे पास मटेरियल है उसकी 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकते हैं। ठीक, कैसे हो सकते हैं? सबसे पहले तो एक्स डायरेक्शन में क्या है, दोनों तरफ जा सकता है, पॉजिटिव निगेटिव 2 हो गया। ठीक, वाई डायरेक्शन में पॉजिटिव एंड निगेटिव, और जेड डायरेक्शन में पॉजिटिव निगेटिव, तो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम ये हो गए इसके ट्रांसलेटरी, 6 ट्रांसलेटरी डिग्री ऑफ मोशन हो गए। इसी प्रकार ये क्या है, 6 डायरेक्शन में हर एक्सिस के अबाउट रोटेट भी कर सकता है। सपोज मान लीजिए एक्स एक्सिस है तो एक्सिस के अबाउट एक क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज, तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसी प्रकार वाई एक्सिस के अबाउट, इसी प्रकार जेड एक्सिस के अबाउट, तो हम लोग कह सकते हैं 6 क्या है, रोटेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो क्या होता है, कोई भी मटेरियल है तो उसके हम लोग 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम बना सकते हैं। 6 ट्रांसलेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम और 6 क्या है, 6 उसके रोटेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो 3-to-1 प्रिंसिपल क्या कहता है? 3-to-1 प्रिंसिपल कहता है कि अगर हमको किसी मटेरियल को फिक्स करना है या फिक्सचर में यूज़ करना है तो उसके लिए सबसे पहले उसको एक तरफ से 3 जगह से रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, फिर 2 जगह से और फिर 1 जगह से। अगर हम इस प्रकार से इसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो आसानी से हम लोग इसको फिक्सचर में यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार से फिक्स किया जाता है। तो देखिए ये सपोज मान लीजिए हमारा जॉब है, तो सबसे पहले हम लोग 3 प्रिंसिपल और 3 जगह से रिस्ट्रिक्ट कर, मतलब 3 पिन का यूज़ करना है एक सरफेस पे। तो इसमें क्या कहते हैं, एक सरफेस ये, एक पिन ये और 3 पिन ये, इस तरीके से रख देते हैं तो ये हो जाता है, ये फिक्स हो जाता है। इसका 2 पिन, दूसरे 3 पिन का यूज़ कर लिए, फिर 2 पिन को इस प्रकार रख के यहाँ से रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। ठीक, और इसके बाद एक पिन को यहाँ रख दिया जाता है। तो ये 3-to-1 प्रिंसिपल की सहायता से हम लोग इसको फिक्स कर देते हैं। अब देखिए जब हम लोग 3 पिन ये लगा रहे, जो शुरू के 3 पिन लगा रहे होते हैं, इससे 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट होते हैं। इससे कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं? 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। ठीक, नंबर 1 क्या है, हम लोग अगर इसको डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में अगर हम लोग इसको ये नीचे की ओर नहीं जा पाएगा तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। दूसरा ये एक्स एक्सिस के अबाउट ना क्लॉकवाइज चल पाएगा ना एंटी क्लॉकवाइज पर चल पाएगा तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसी प्रकार वाई एक्सिस के अबाउट भी नहीं रोटरी मोशन नहीं कर पाएगा तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इस प्रकार जब हम लोग शुरू के 3 पिन लगाते हैं, ये जो 3 पिन लगाए हैं इसका प्रयोग कर देने से ही 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद 2 पिन और लगा देते हैं। तो ये जो 2 पिन है, ये पिन और ये पिन, तो ये दोनों क्या करते हैं, ये 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। किसको? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। सबसे पहला कॉज किस डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, वो अगर हम लोग इस डायरेक्शन को वाई डायरेक्शन मानते हैं तो वाई डायरेक्शन दूसरे डायरेक्शन नहीं जाने देते हैं। साथ में इस ना ये क्या है, ये जो मटेरियल है ना इस तरह से क्या है, इस एक्सिस के अबाउट भी रोटरी मोशन नहीं कर पाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हमारे पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ये रिस्ट्रिक्ट कर देता है। तो जो 2 पिन है दूसरे नंबर के 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। मतलब शुरू के 3 पिन कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, शुरू के जो 3 पिन है ये 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, और ये 2 पिन है ये 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। और जो बच्चा हमारा एक पिन, ठीक, जो आखिरी में हम लोग एक पिन यूज़ कर रहे थे ये वाला, ये क्या कहता है, ये भी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब इस मटेरियल का इस डायरेक्शन में होने वाला ट्रांसलेटरी मोशन को कम कर देता है। तो इस प्रकार कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट हो गए, 5, 6, 7, 8 और एक 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर देता है या अरेस्ट कर देता है। ठीक,
अब बचते हैं किसके 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके बचे रहते हैं। तो उन्हीं 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम का प्रयोग करके हम लोग मेटल को भी इसके भीतर फिक्सचर के भीतर रखते हैं और उस पर वर्क करते हैं। तो 3 to 1 प्रिंसिपल क्या होता था? 3 to 1 प्रिंसिपल में इन्होंने पूछा 3 रिफर्स टू द नंबर ऑफ, इन्होंने पूछा 3 किस चीज को रिप्रेजेंट करता था, 3 क्या है? तो 3 जो है वो लोकेटिंग पोजीशन है। क्या है? लोकेटिंग पोजीशन, मतलब हम लोग कितने पिन को उस जगह पर लोकेट करेंगे। तो सबसे पहले कितने पिन को उस जगह पर लोकेट करेंगे, ठीक। तो ये डी इसका आंसर हो गया, डी। सेटअप पॉसिबल, कितने सेटअप पॉसिबल है? नहीं, सेटअप तो हम लोग किसी भी तरह सेटअप करें, बस हमको एक सरफेस पे 3 पिन रखने हैं, एक सरफेस पे 2 पिन रखने हैं और एक सरफेस पे 1 पिन रखना है। तो इस प्रकार से हम लोग 3 2 1 इस प्रकार पिन का सेटअप करते हैं और आसानी से हम लोग मेटल अपने मटेरियल को की डिग्री ऑफ फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से 3 to 1 प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टेलाइट इज अ नॉन फेरस कास्ट एलॉय कंपोज्ड ऑफ। इन्होंने कहा है कि स्टेलाइट जो है एक कास्ट एलॉय है, वो नॉन फेरस कास्ट एलॉय है, वो किस मिल के बना होता है। तो स्टेलाइट जो होता है वो मिल के बना होता है, इसमें देखिए जो होता है 38 से 53% तक कोबाल्ट होता है। इसमें क्या है? 38 to 53% तक कोबाल्ट होता है, ठीक। और 30% से लेकर 33% तक क्रोमियम होता है, ठीक, Cr। और 10% से लेकर के 20% तक टंगस्टन होता है, ठीक। तो ये होता है स्टेलाइट का कंपोजिशन होता है। तो स्टेलाइट किस किस चीज़ से मिलके बना है? स्टेलाइट मिलके बना होता है कोबाल्ट, क्रोमियम और टंगस्टन से। इसके एप्लीकेशन क्या होते हैं? अगर हमको कंटिन्यूअसली डीप डेप्थ ऑफ कट देनी है, ठीक, और हाई स्पीड पे वर्क भी करना है, स्पीड भी अधिक रखनी है, तो उस कंडीशन में हम लोग स्टेलाइट को ऐसा कटिंग टूल मटेरियल यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, कि कोबाल्ट, क्रोमियम एंड टंगस्टन। इन्होंने यही पूछा है कि स्टेलाइट में एक नॉन फेरस कास्ट एलॉय किस किस चीज़ से मिलके बना होता है? तो कोबाल्ट, क्रोमियम और टंगस्टन से मिलके बना होता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है टूल लाइफ इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन। इन्होंने कहा है टूल लाइफ क्या बढ़ाने पे टूल लाइफ बढ़ती जाती है। तो देखिए कहा है, पहला दिया कटिंग स्पीड, दूसरा दिया है नोज रेडियस, फीड एंड डेप्थ ऑफ कट। देखिए कटिंग स्पीड बढ़ाएंगे, फीड बढ़ाएंगे और डेप्थ ऑफ कट बढ़ाएंगे, ये तीनों ही टूल लाइफ को रिड्यूस करती हैं। क्या करती हैं? टूल लाइफ को रिड्यूस करती हैं, कम कर देती हैं। क्यों? जितना हम लोग कटिंग स्पीड बढ़ाएंगे टूल उतना ही ज़्यादा गर्म होगा और उसके वियर होने के चांसेस अधिक होते हैं। साथ ही डेप्थ ऑफ कट अधिक बढ़ाने पे टूल के क्या है ब्लंट हो जाने या फिर टूल की टिप के टूट जाने के चांसेस होते हैं। और फीड अगर अधिक रखा जाता है तो उस कंडीशन में भी टूल बहुत जल्दी ब्लंट हो जाता है। लेकिन अगर नोज रेडियस अधिक रखी जाती है तो टूल की लाइफ बढ़ जाती है। तो टूल लाइफ की इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन, मतलब किस चीज़ को बढ़ाने पे टूल लाइफ बढ़ेगा? तो टूल लाइफ नोज रेडियस को बढ़ाने पे बढ़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एक कार्बाइड टूल हैविंग n इक्वल टू 0.25, मतलब एक कार्बाइड टूल है जिसके लिए n की वैल्यू कितना है? 0.25 है, ठीक। द स्टील वर्क पीस वॉज फाउंड टू गिव अ लाइफ ऑफ 1 hour 21 minutes। ये क्या है? जब माइल्ड स्टील पर वर्क करते हैं तो 1 घंटा और 21 मिनट का टूल लाइफ देता है। वाइल कटिंग एट 60 मीटर पर mm, जब हम लोग 60 मीटर पर मिनट पे कट कर रहे होते हैं। द वैल्यू ऑफ सी इन टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन विल बी इक्वल टू। इन्होंने पूछा है इस सी की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए सीधे सीधे फार्मूला इन्होंने दे रखा है। देखिए अब आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है? आपको जो ध्यान रखना है, जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी v, ये मीटर प्रति मिनट में होती है, ठीक। और t जो होता है, t किस में होता है? मिनट में होता है। किस में होता है? मिनट में होता है। बस अगर ये दोनों चीज़ें आपको पता चल जाएंगी तो उसी के आधार पर हम लोग सी की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने दिया है, देखिए कटिंग टूल, तो इसमें किस कटिंग स्पीड किस में दी है? इन्होंने 60 मीटर पर मिनट में दी है, तो सीधा सीधा रख देंगे। लेकिन इसमें जो मिनट में ये जो समय दिया टी किस में दिया? 1 hour 21 मिनट, तो इसको बदल लेंगे। तो 1 आवर में 60 मिनट और 60 और 21 कितना आ जाएगा? तो 81 मिनट हो जाएगा, 81
मिनट हो जाएगा। तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी की वैल्यू हमेशा मिनट में रखना है और वी की वैल्यू हमेशा मीटर पर सेकंड में रखना है। तो सी की वैल्यू निकालनी है तो सी की वैल्यू रख दीजिए। तो वी की वैल्यू कितनी है 60 इंटू सी की, टी की वैल्यू कितनी है 81 टू दी पावर एन, एन की वैल्यू कितनी है 0.25, कितना है 0.25। इसको सॉल्व कर दीजिए। तो सॉल्व कैसे करेंगे, 60 इंटू ये हो जाएगा 3 टू दी पावर 4 और ये हो जाएगा 1/0.25 की वैल्यू हो जाएगी 1 पॉइंट डिवाइडेड बाई 4, तो 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा तो जाएगा 6 18। तो कितना हो जाएगा, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180, कितनी हो जाएगी 180। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 180। ठीक, यहाँ देखिए टूल लाइफ क्या होता है, टूल लाइफ होता है अगर दो सक्सेसिव ग्राइंडिंग में के बीच में जो लगने वाला समय होता है उसको क्या कहते हैं, टूल लाइफ कहते हैं। मतलब जैसे हमारे पास ये टूल है, ठीक, इसको पहले हमने वर्क पीस वर्क कर रहे थे, करते करते ब्लंट हो गया, तो ब्लंट को हो जाता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ग्राइंडिंग के द्वारा फिर से इसको इसकी धार बना लेते हैं, तो फिर ये वर्कएबल हो जाता है। तो एक बार जब हमने ग्राइंडिंग कर दिया उसके बाद तब जब हम लोग इसका प्रयोग करते रहेंगे, फिर जब हम प्रयोग करेंगे फिर देखेंगे फिर ब्लंट हो गया तो फिर हम इसको ग्राइंडिंग के लिए ले जाएंगे। तो एक बार ग्राइंडिंग किया गया उसके बाद जब दूसरी बार ग्राइंडिंग किया गया तो उस दोनों के समय बीच में जो हम लोग का टूल है उसने कितनी देर तक वर्क पीस पर वर्क किया, उसी को क्या कहा जाता है, टूल लाइफ कहा जाता है। ठीक, ये ध्यान रखना है। टूल लाइफ क्या होता है, टूल लाइफ होता है कि दो सक्सेसिव ग्राइंडिंग के मध्य में टूल द्वारा किए गए कार्य के समय को क्या कहा जाता है, टूल लाइफ कहा जाता है। ठीक, अक्सर लोग ये कंफ्यूज है, टूल लाइफ का मतलब होता है कि वो कब तक काम करे, कब तक यूज में रहेगा, तो टूल लाइफ कहेंगे, वो नहीं, टूल लाइफ थ्रू आउट टूल लाइफ नहीं। टूल लाइफ मतलब होता है कि एक बार ग्राइंडिंग किया उसके बाद हम लोग ने इसको यूज़ किया, कब तक यूज़ कर रहे हैं, और जब दूसरी बार ग्राइंडिंग करेंगे तब तक, तो उन दोनों के बीच में जो समय है क्या कहता था, टूल लाइफ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन इन्होंने कहा है, ए मिलिंग कटर हैविंग 8 टीथ, एक मिलिंग कटर है जिसमें 8 दांत हैं, रोटेटिंग एट 150 RPM, इफ द फीड पर टूथ इज 0.1 mm, द टेबल स्पीड इन mm पर मिनट इज। तो मैंने आपको बताया था कि टेबल स्पीड का फार्मूला क्या होता है, टेबल स्पीड का फार्मूला F होता है, F इक्वल टू FT मतलब फीड पर टूथ इंटू जेड नंबर ऑफ टीथ इंटू N मतलब RPM, सीधा सीधा ये फार्मूला होता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि टेबल की फीड कितनी है, तो उसका फार्मूला भी यही है। तो फीड कहिए या टेबल की स्पीड कहिए, दोनों क्या है, एक ही चीज़ हो जाती है। तो FT की वैल्यू कितनी हो जाएगी, FT की वैल्यू हो जाएगी, फीड पर टूथ कितना है यहाँ पे दिया है 0.1 दिया है, नंबर ऑफ टूथ कितने दिए, जेड कितना दिया 8 दिया है, RPM कितना दिया है 150 दिया है। तो इसको सॉल्व कर दी, तो इसको सॉल्व करें तो आपको कितना आ जाएगा, फिर टेबल स्पीड आ जाएगी 120 mm पर मिनट हो जाएगी, कितना 120 mm पर मिनट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 120 mm पर मिनट, हमारा आंसर हो जाएगा बी। ओके, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ग्राइंडिंग व्हील कैरेक्टरिस्टिक। ग्राइंडिंग व्हील कैरेक्टरिस्टिक बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फिर उन्हें पूछा है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कथन दिया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड सिलिकॉन कार्बाइड आर यूज्ड फॉर मेकिंग द ग्राइंडिंग व्हील। तो मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड दोनों का प्रयोग एज एब्रेसिव के रूप में किया जाता है ग्राइंडिंग व्हील के एब्रेसिव के रूप में। और क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, कभी कोई डायमंड भी यूज़ कर सकते हैं, क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड भी यूज़ कर सकते हैं, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड और साथ में सिलिकॉन कार्बाइड का यूज़ तो कर ही सकते हैं। तो ये कथन सही हो गया। दूसरा कथन है, रबर बॉन्ड्स आर यूज फॉर फ्लेक्सिबल व्हील्स। कौन कौन से बॉन्ड्स यूज़ किए जाते हैं, मैंने आपको बताया था रबर बॉन्ड यूज़ किए जाते हैं, वेट्रीफाइड बॉन्ड यूज़ किए जाते हैं, इसके अलावा और भी कई तरीके के बॉन्ड यूज़ किए जाते हैं। ठीक, तो उन सभी में तो रबर बैंड बॉन्ड जो होता है उन सभी में वो उसके द्वारा जो हमको व्हील प्राप्त होती है वो फ्लेक्सिबल व्हील्स होती है, वो जो व्हील्स होंगी, जो ग्राइंडिंग व्हील्स होंगी वो फ्लेक्सिबल होंगी। तो ये कथन भी सही है। तीसरा दिया है, द ग्रेड ऑफ द व्हील इज डिटरमाइंड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्डिंग मटेरियल। ठीक, इन्होंने कहा है कि जो ग्रेड है वो ये बताता है कि बॉन्डिंग मटेरियल की स्ट्रेंथ का है। तो यही मैंने आपको बताया था, ग्रेड का मतलब बॉन्डिंग मटेरियल की स्ट्रेंथ क्या है। मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास रब बॉन्ड जो आपका है वो क्या है, रबर बॉन्ड है, ठीक, और जो आपका अब्रेसिव है ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है।
तो ये इसको कितना मजबूती के साथ जकड़ के रखा है उसी को क्या कहा जाता है, उसी को उसका ग्रेड कहा जाता है ग्राइंडिंग व्हील का। अगर ये इसको क्या कहते हैं, इसका अगर ये बहुत अधिक कस के पकड़ा हुआ है तो हम कहेंगे कि वो कैसा है, वो उसको मतलब हम लोग जब बहुत मतलब इसका ग्रेड अगर अधिक होता है तो उसको क्या है ये हार्ड मटेरियल मतलब ग्रेड अगर अधिक होता है मतलब दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है तब हम लोग सॉफ्ट मटेरियल ग्राइंडिंग के लिए उसका उपयोग करेंगे। लेकिन अगर दोनों के बीच में ग्रेड क्या है बॉन्डिंग कम है तब हम लोग तो हार्ड मटेरियल के ग्राइंडिंग के लिए यूज़ करेंगे। चौथा क्वेश्चन दिया है निगेटिव रैंक एंगल आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ऑफ हाई स्ट्रेंथ मटेरियल। तो उन्होंने कहा है कि हाई स्ट्रेंथ मटेरियल के निगेटिव रेक का यूज़ किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले ध्यान रखिए जो ग्राइंडिंग व्हील होता है उसमें अब्रेसिव होते हैं और रेंडमली सिचुएटेड होते हैं, तो इसलिए उसका जो ज्योमेट्री होती है वो भी रेंडम होती है। तो कब हम निगेटिव रेक आएगा, कब पॉजिटिव रेक आएगा, कब जीरो रेक आएगा हम लोग नहीं कह सकते। तो हम लोग ग्राइंडिंग व्हील में किस प्रकार का रेक का इस्तेमाल कर रहे हैं ये कोई तय नहीं होता है। तो इस कथन ये कथन क्या है गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे कौन कौन से कथन सही हो गए, हमारे कथन सही हो 1, 2 एंड 3। तो इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। तो ओके फ्रेंड्स, तो ये थे अभी तक जो थे जितने पार्ट मैंने पढ़ा है इसका ये आखिरी पार्ट था मशीन टूल ऑपरेशन का। मशीन टूल ऑपरेशन का लगभग मोस्टली अनेक प्रकार के क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए हैं। अब इसके बाद जो मैं अगला टॉपिक जो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा वो होंगे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस से संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। ठीक फ्रेंड्स, तो अभी तक आपको अगर इस वीडियो में कुछ ना समझ में आया है, किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझसे नीचे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। और साथ में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। अभी जो मैंने पढ़ाया है तो इस क्वेश्चंस का PDF का आपको लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है उसका लिंक। साथ में अगर आप चाहें तो अन्य वीडियोस भी देख सकते हैं, उन सभी की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ, अपनी तैयारी को जारी रखिए क्योंकि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। धन्यवाद।